इंडिया कर्ज में डूब रहा था। इतनी बुरी हालत थी इंडिया की कि हमने दूसरे देशों से जो पैसे लिए थे वो पैसे भी हम नहीं लौटा पा रहे थे। जनवरी 1991 में इंडिया के पास सिर्फ 89 करोड़ डॉलर की फॉरेन करेंसी बची हुई थी, यानी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते के पैसे बचे थे। 20 जून 1991 को हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव को एक 8 पेज का टॉप सीक्रेट नोट दिया जाता है और इसको पढ़ के नरसिम्हा राव पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं। वो कैबिनेट सेक्रेटरी से पूछते हैं कि क्या इंडिया की हालत इतनी ज्यादा खराब है? तो कैबिनेट सेक्रेटरी का जवाब था, नहीं सर, हालत तो इससे भी बहुत ज्यादा खराब है। और एक इंसान ने और उस इंसान के कुछ डिसीजंस ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमारी कंट्री का पूरा रुख ही बदल दिया। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज में सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते के पैसे बचे हुए थे, पर जो सेफ्टी लेवल होती है वो एटलीस्ट 3 महीने की होती है। तो सवाल आता है कि इंडिया की हालत इस लेवल तक पहुंच कैसे गई? होता यह है कि अगस्त 1990 में एक गल्फ वॉर शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ऑयल के जो प्राइसेस होते हैं वो लगभग 3 गुना हो जाते हैं। और इस वॉर की वजह से कुवैत से हजारों इंडियन वर्कर्स इंडिया वापस आते हैं। ये वर्कर्स इंडिया में जो पैसे भेजते थे वो पैसे आना भी बंद हो गए और इराक और कुवैत जैसी कंट्रीज में जो हम एक्सपोर्ट्स करते थे वो एक्सपोर्ट्स भी बंद हो गए, जिसकी वजह से हमने लगभग $500 मिलियन तो ऐसे ही गवा दिए। दूसरा बड़ा रीजन था कि इंडिया के अंदर ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। पूरे देश में मंडल कमीशन के अगेंस्ट वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे, जिसकी वजह से एनआरआई लोगों ने भी इंडिया से अपना पैसा बाहर निकालना शुरू कर दिया। सिर्फ 3 महीने के अंदर ही $200 मिलियन बाहर निकाले जा चुके थे और 1991 के अप्रैल जून में तो ये नंबर बढ़ के $950 मिलियन हो गया था। और इस क्राइसिस के पीछे तीसरा बहुत बड़ा रीजन ये था जो इंडिया ने कर्ज लिया था दूसरे देशों से। ये शॉर्ट टर्म में जो पैसा उठाया गया था वो 1986 और 89 के बीच में उठाया गया और तब इसका सेंस बनता था क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स काफी कम थे। पर धीरे धीरे इंडिया की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देख के ये इंटरेस्ट रेट्स बहुत तेजी से ऊपर जाने लगे, यानी इस पॉइंट तक कि शॉर्ट टर्म लोन्स को चुकाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और अगर इतना ही कम नहीं था तो इन्फ्लेशन ने भी इंडिया की कमर तोड़ रखी थी। पिछले 5 सालों में जो इन्फ्लेशन रेट 6.7% पे था, 1991 में ये बढ़ के 10% से भी ज्यादा हो गया और एक समय तो इतना बुरा कि ये 16% से भी ज्यादा पे था। ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है कि अगर कोई एक इंसान और उसका परिवार पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं और उनके खर्चे भी इतने हो जाए कि संभालना मुश्किल हो जाए। हमारे देश की हालत भी कुछ इसी तरीके की थी। इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम ये होता है कि अब एक्सपोर्ट्स जो हम करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होने लगते हैं, यानी दूसरे देश हमसे इतना महंगा सामान लेंगे ही क्यों अगर उन्हें सस्ते ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो 1991 के इस क्राइसिस को इकोनॉमिस्ट लोग सबसे सीरियस क्राइसिस बोलते हैं और सच्चाई यह है कि इतना बड़ा क्राइसिस कुछ 2-4 रीजंस की वजह से नहीं होता है। पिछली सरकारों के लिए गए बहुत सारे गलत डिसीजंस की वजह से हालत एक टाइम के बाद ऐसी हो जाती है। चाहे राजीव गांधी की सरकार हो चाहे इंदिरा गांधी की सरकार हो, हमारे देश के लोग और हमारे देश की सरकार बहुत ज्यादा डरते थे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बना लिया था। हर सरकार को यही डर था कि इकोनॉमी खोलने के बाद कहीं जो नई कंपनीज आए वो दोबारा से वही हालत ना कर दें। 21 मई 1991 को कुछ बहुत ही बुरा होता है। ये वो दिन था जिस दिन राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद कांग्रेस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग की जाती है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि सोनिया गांधी को कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। पर अगले ही दिन सब बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि सोनिया गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के लिए मना कर देती है। और इसी पॉइंट पे एंट्री होती है हमारे इस कहानी के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन की, यानी नरसिम्हा राव, जिनको कांग्रेस का सबसे पहले तो प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और जिस समय पे नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने थे उस समय पे मुझे लगता है कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहेगा। नरसिम्हा राव जानते थे कि वो खुद एक बहुत बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं है, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट को हायर करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए। उनके दिमाग में 2 नाम आते हैं, डॉक्टर IG पटेल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑब्वियसली सबका मानना यह था कि मनमोहन सिंह एक बहुत परफेक्ट चॉइस है इस चीज के लिए, बट नरसिम्हा राव का कहना यह था कि फाइनेंस
मिनिस्टर की पोस्ट एक पॉलिटिकल पोस्ट भी होती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मनमोहन सिंह हेजिटेट करें, घबराएं पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए। जयराम रमेश, जिन्होंने 1991 की इस पूरी स्टोरी के ऊपर एक किताब भी लिखी है, वो बताते हैं कि 20 जून को वो मनमोहन सिंह के घर पे फोन लगाते हैं, जहां बटलर उनको इन्फॉर्म करता है कि वो एक ट्रिप पे गए हैं यूरोप में और रात तक ही दिल्ली वापस आ पाएंगे। जयराम रमेश दोबारा रात के 5 बजे फोन करते हैं और बटलर फिर से कॉल उठाता है और वो कहता है कि अभी तो मनमोहन सिंह सो रहे हैं और उनको कोई डिस्टर्ब ना ही करे तो बेहतर होगा। बहुत मुश्किलों के बाद फाइनली वो मनमोहन सिंह से कॉल पे बात कर ही लेते हैं, पर जैसे ही जयराम रमेश उनके घर पे पहुंचते हैं वो दोबारा सोने जा चुके थे। उनको दोबारा उनकी नींद से उठाया जाता है और सीधा जयराम रमेश उनको अपना मैसेज देते हैं कि नरसिम्हा राव चाहते हैं कि आप फाइनेंस मिनिस्टर बने। फाइनली मनमोहन सिंह मान लेते हैं फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट के लिए और नरसिम्हा राव भी यही सोच के खुश होते हैं कि उन्होंने एक परफेक्ट इंसान को इस काम के लिए हायर कर लिया है। अब जिस बात की खुशी नरसिम्हा राव को थी वो थोड़े से सरदर्द में बदलने वाली थी। कांग्रेस ने अपने 1991 के इलेक्शन में काफी डिटेल्ड प्लान बताया था। पहले 100 डेज, 365 डेज, 730 डेज और 1000 डेज, हर चीज का प्लान था और इस मैनिफेस्टो को बनाने की कमिटी खुद नरसिम्हा राव के हाथ में थी। इस मैनिफेस्टो के हिसाब से पहले 100 दिनों के अंदर अंदर बहुत सी चीजों के जो प्राइसेस हैं वो कम कर दिए जाएंगे, जैसे डीजल, केरोसिन, 2 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ऐसी बहुत सारी चीजें। पर प्रॉब्लम ये थी कि ये मैनिफेस्टो काफी जल्दबाजी में बनाया गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन ही नहीं हुआ। तो 22 जून 1991 को मनमोहन सिंह के अपॉइंटमेंट के बाद ही 25 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह बोलते हैं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसको मैं घुमाऊं तो इन सारी चीजों के प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो एक क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ही हो गया नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के बीच में और मीडिया ने भी इस चीज को बहुत ज्यादा उठाया। तो नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह की इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। इसके बाद नरसिम्हा राव ने क्लियर बोल दिया कि मनमोहन सिंह की बात का मैनिफेस्टो से कोई लेना देना नहीं है। तो ये पहली और आखिरी बार हुआ जहां नरसिम्हा राव ने पब्लिकली मनमोहन सिंह को डांटा था। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उस समय गोपी अरोड़ा इंडिया के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे IMF में और उनका ये कहना था कि इस समय डीवैल्यूएशन बहुत ही जरूरी है। डीवैल्यूएशन का मतलब हम जानबूझ के अपने रुपए को कमजोर बनाते हैं बाहर की करेंसीज के मुकाबले, पर डीवैल्यूएशन को सब काफी बुरी तरीके से देखते हैं। ये ऐसा है कि हम अपनी जानबूझ के नाक नीची कर रहे हैं और इसीलिए IMF को एक इनफॉर्मल नोट भेजा जाता है और ये इनफॉर्मल इसलिए ताकि अगर ये लीक भी होता है तो नरसिम्हा राव का नाम बाहर नहीं आना चाहिए और जानबूझ के इस पेज में कहीं पे भी डीवैल्यूएशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इसी के बाद प्राइम मिनिस्टर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं जिसमें मनमोहन सिंह सबको बताते हैं कि कैसे हमारा देश एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और बहुत स्ट्रांगली वो ये कहते हैं कि अब हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि हम इंडिया की प्रेस्टीज को बचा सकें और सभी के लिए इन स्टेप्स को हजम करना बहुत मुश्किल होने वाला था। इसका एक रीजन ये भी है कि इंदिरा गांधी के टाइम पे भी डीवैल्यूएशन हुआ था और उसको आज भी एक इकोनॉमिक डिजास्टर की तरह देखा जाता है। नितिन चक्रवर्ती जो कि मेन स्ट्रीम के एडिटर रह चुके हैं, अर्जुन सेनगुप्ता जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के साथ काम किया और वेंकट रमन जो कि एक टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इन सबका ये मानना था कि हमें डीवैल्यूएशन को पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। खुद सोचो, मैं और आप भी अगर रुपए की वैल्यू को गिरते हुए देखते हैं तो हमें भी काफी दुख होता है, पर मनमोहन सिंह का प्लान बिल्कुल ही ऑपोजिट था। मनमोहन सिंह हाथ से लिखा हुआ एक टॉप सीक्रेट नोट नरसिम्हा राव को भेजते हैं और इस नोट में एक नहीं 2 स्टेप्स के डीवैल्यूएशन की बात की गई थी। जहां हर इंसान ये कह रहा है कि डीवैल्यूएशन नहीं करना है, वहां मनमोहन सिंह ने एक बार नहीं 2 बार डीवैल्यूएशन करने की बात करी। यहां तक कि नरसिम्हा राव ने भी कहा कि उन्हें 2 स्टेप डीवैल्यूएशन का मॉडल ही समझ नहीं आ रहा। मनमोहन सिंह ने यह समझाने की भी कोशिश करी कि ये सिर्फ एक एक्सचेंज रेट की बात है, इसमें प्राइड लेने वाली कोई बात ही नहीं है, पर ऑफ कोर्स इस बात से कोई जल्दी कन्विंस हो नहीं रहा था। पर फाइनली डीवैल्यूएशन हो ही जाता है। 1 जुलाई 1991 को 7 से 9% तक का डीवैल्यूएशन किया जाता है। पहले डिवैल्यूएशन के बाद ही प्राइम मिनिस्टर ने सोचा नहीं, अब दूसरा नहीं कर सकते हम, तो उन्होंने मनमोहन सिंह को कॉल किया और बोला कि ये दूसरा वाला डिवैल्यूएशन रोक दो। मनमोहन सिंह ने आरबीआई के गवर्नर को कॉल करके इस दूसरे स्टेज को रोकने की कोशिश करी, पर उन्होंने कहा कि सुबह 9 बजे ही वो ऑलरेडी हो चुका है। ऑफ कोर्स मनमोहन सिंह इस चीज से काफी खुश थे, पर ऐसे बहुत दुखी होने की एक्टिंग करी उन्होंने नरसिम्हा राव के सामने और फाइनली दूसरा डिवैल्यूएशन भी हो ही जाता है 3 जुलाई 1991 को, जहां रुपए की वैल्यू इस बार
11% से गिराई जाती है। यानी सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर रुपए की वैल्यू 18% से गिर गई थी। अब ये सुन के धक्का तो किसी को भी लगता है कि रुपए की वैल्यू इतनी ज्यादा गिर गई, पर मार्केट ने और इंडस्ट्री ने दोनों ने ही काफी पॉजिटिवली रिएक्ट किया इस मूव के बाद। मनमोहन सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि सब डिवैल्यूएशन के लिए ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये कोई इमोरल या एंटी नेशनल चीज हो। सोवियत यूनियन ने भी और चाइना ने भी बहुत भारी भरकम डिवैल्यूएशन की है अपने करेंसी की। तो उनसे पूछा गया कि आपने 2 स्टेप में ही क्यों किया, 1 स्टेप में भी कर सकते थे। तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे मार्केट को टेस्ट करना बहुत जरूरी था, कैसा रिएक्ट करेगी पब्लिक इस चीज के ऊपर। और जब रिएक्शन पॉजिटिव आया तब उन्होंने दूसरा और ज्यादा बड़ा वाला डिवैल्यूएशन किया। मनमोहन सिंह ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया कि ब्रिटिशर्स भी हमारे एक्सचेंज रेट को बहुत ज्यादा हाई रखते थे, सिर्फ इसलिए ताकि हमारा देश इंडस्ट्रियलाइज ना कर सके। यानी जो चीज हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाएगी, उस चीज को लोगों को एंटी नेशनल बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। अब जैसे परिवार में गोल्ड को गिरवी रखना काफी बुरी सिचुएशन मानी जाती है, सरकार के लिए भी अगर ऐसा करना है तो वो बुरी ही सिचुएशन है। तो जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके टाइम पे भी गोल्ड को बाहर रखने की नौबत आ गई थी। तो उनकी सरकार ने डिसाइड किया कि ये काम बहुत ही सीक्रेट में किया जाएगा। तो उस समय 47 टन का गोल्ड इंग्लैंड भेजा जा रहा था $405 मिलियन को रेज करने के लिए। उस समय मोबाइल फोन्स तो होते नहीं थे, यहाँ तक कि लैंडलाइन फोन्स भी काफी कम होते थे। और यही शायद एक अच्छी चीज हुई आरबीआई के लिए कि अगला इंसिडेंट किसी ने भी रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे नहीं डाला, क्योंकि जो वैन इतना सारा गोल्ड लेके जा रही थी एयरपोर्ट की तरफ, बीच रास्ते में ही उसका टायर फट जाता है। वैन के रुकते ही बहुत सारे गार्ड्स उस वैन को घेर के खड़े हो जाते हैं और सरकार का भांडा फूट जाता है और ये बात बाहर भी आ जाती है। मनमोहन सिंह भी कहते हैं कि ये बहुत दुख की बात है कि हमने अपनी कंट्री को इस जगह ढकेल दिया है कि हमें इस तरीके की चीजें करनी पड़ रही हैं, और इस गोल्ड को बेचते समय हमें बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं हो रहा है। हम सबको लगा 16 जुलाई 1991 तक सारी गोल्ड की ट्रांजैक्शंस हो चुकी है, पर 18 जुलाई को दोबारा न्यूज आती है कि सरकार ने गोल्ड को गिरवी रखा है। इस पॉइंट पे पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा हंगामा होता है सरकार के खिलाफ। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह और कॉमर्स मिनिस्टर पी चिदम्बरम रात के 9 बजे ये तीनों एक ड्राइंग रूम में मिलते हैं और वहां ये डिसाइड किया जाता है कि एक्सपोर्टर्स को जो सब्सिडी दी जाती है अब वो नहीं दी जाएगी। इस चीज को CCS कहा जाता था, यानी कैश कंपेंसेटरी सिस्टम। मनमोहन सिंह और सरकार का लॉजिक बहुत सिंपल था, क्योंकि अब डिवैल्यूएशन हो चुका है तो एक्सपोर्ट करना आसान है, तो इस पॉइंट पे अब सब्सिडी देने का कोई मतलब नहीं बनता। और फिर से इस मूव को इंडस्ट्रीज ने बहुत ज्यादा पसंद किया, क्योंकि इस से एक्सपोर्ट्स को तो फायदा मिला ही, बट इंपोर्ट्स को भी बहुत ज्यादा सिंपल बना दिया गया। अब अगर लाइसेंस को रिन्यू करवाना है तो ये चीज काफी आसानी से हो जाती थी। इस चीज की अनाउंसमेंट की गई कि 3 से 5 साल के अंदर रुपी को पूरी तरीके से कन्वर्टेबल बना दिया जाएगा ट्रेड अकाउंट्स के लिए। यानी आप इंडियन करेंसी को काफी आसानी से एक्सचेंज कर सकते हो किसी भी सामान को इंपोर्ट करने के लिए। और 3 से 5 साल नहीं, ये चीज सिर्फ 2 साल के अंदर ही हो गई थी। अब सरकार को अगला बहुत बड़ा स्टेप लेना था इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को बदल के, और इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले थे रंगा राजन या फिर रंगा, जिन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स को अप्रूव किया था। उन्हें एक दिन मनमोहन सिंह अपने कैबिन में बुलाते हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि कैसे तुम्हारे पापा ने भी बहुत अच्छा काम किया था इंदिरा गांधी के समय पे। और रंगा को कहा कि अब आप भी इंडिया की हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे खड़े हैं। अब ये मनमोहन सिंह की अपनी स्ट्रैटेजी थी, किसी से कैसे काम निकलवाना है उनको बहुत अच्छे से आता था। इसी इंसिडेंट के बाद जब रंगा उनके रूम से बाहर आते हैं तो बोलते हैं, यार सरदार ने तो कमाल कर दिया। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में सबसे पहली चीज थी MRTP, जिसका मतलब था मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी किसी भी चीज में किसी की मोनोपोली को रोकना। अगर कोई गलत तरीके से ट्रेड वगैरह कर रहा है तो वो खुद का तो फायदा कर लेता है, पर उसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं उन सबका उसी के वजह से नुकसान होता है। दूसरी बहुत बड़ी चीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में थी, जहाँ क्लियर मैसेज ये था कि ये नई सरकार फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वेलकम करती है। अगली चीज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जिसको और भी ज्यादा आसान बना दिया गया। किसी भी नॉन बैकवर्ड एरिया में अगर आपका प्रोजेक्ट 200 करोड़ से ज्यादा का है और किसी बैकवर्ड एरिया में अगर आपका प्रोजेक्ट 500 करोड़ से ज्यादा का है, सिर्फ तभी आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ये एक बहुत क्रूशियल स्टेप था, क्योंकि उस जमाने में बिजनेस करना, इंडस्ट्रीज बनाना बहुत बड़ा सरदर्द होता था लोगों के लिए। उनका सारा एनर्जी, टाइम, पैसा लाइसेंस बनवाने में ही चला जाता था। पब्लिक सेक्टर, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि सरकार उन चीजों को खाली करने वाली थी जहां प्राइवेट
प्लेयर्स ज्यादा बढ़िया काम करते हैं, जैसे होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो पहले जो कंट्रोल पूरी तरीके से सरकार के पास था, वो कंट्रोल बहुत सारा पब्लिक में बांट दिया गया और छोटी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारे सपोर्ट्स दिए गए, जैसे सस्टेन सपोर्ट जो कि हमेशा रहेगा, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया गया, और वन टाइम सपोर्ट भी था, जैसे इन्वेस्टमेंट के टाइम पे सब्सिडीज वगैरह। इन सारे ही मूव्स को अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो ये था कि अब सरकार ने कहा कि आप लोग भी मेहनत करो, आप भी पैसा कमाओ और उसके थ्रू हम भी पैसे कमाएंगे। इससे पहले सरकार सारा कंट्रोल अपने पास रखती थी और उनको मैनेज करना भी अच्छे से नहीं आता था। मनमोहन सिंह ने खुद सामने आके बोला कि अब हमें पेप्सी जैसी कंपनी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, इंडिया के पास बहुत से एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारा कॉन्फिडेंस, बहुत सारा टेक्निकल सपोर्ट है। मनमोहन सिंह ने 1970s में भी 7 बजट को बनाने में हेल्प की थी, पर 1991 वो पहली बार ऐसा होने वाला था जब वो बजट सिर्फ खुद लिख नहीं रहे थे, बल्कि वो बजट को प्रेजेंट भी करने वाले थे। 1957 और 1985 के बजट्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, पर 1991 का बजट हमारे इंडिया का सबसे हिस्टोरिक बजट है। यूजुअली फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग बजट लिखते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर तक लेकर जाते हैं, पर 1991 में फाइनेंस सेक्रेटरी और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर दोनों को ही मनमोहन सिंह के तरीके पसंद नहीं आ रहे थे। तो फाइनेंस सेक्रेटरी और इकोनॉमिक एडवाइजर के बिना पूरे बजट को बनाया गया और एग्जीक्यूट भी किया गया। ये स्पीच शायद उन लोगों की सोच बदल देगी जिन लोगों को लगता है मनमोहन सिंह को बोलना नहीं आता। Sir, I've come to the end of my labor. Tonight, I feel like going to the theatre. Let the assassins be informed. I am prepared to meet their onslaughts. As the poet said, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। Sir, I commend the budget to this August House. तो मनमोहन सिंह के बजट की चाहे कितनी भी क्रिटिसिज्म हो, टाइम के साथ ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया कि ये कितना सक्सेसफुल बजट था। 1991 के बाद सर्विसेज में 20% का इंक्रीज देखने को मिला, जो कि क्लियरली इंडिया के इकोनॉमिक आउटपुट के ग्रोथ को दिखाता है। चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, सबने ही ग्रोथ देखी 1991 के बाद। रोड्स का साइज और रोड्स की कनेक्टिविटी भी बहुत तेजी से बढ़ी। जिस फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात मनमोहन सिंह करते थे, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफी तेजी से आगे बढ़ गया। 1991 में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लगभग ही जीरो हो गए थे, उन रिजर्व्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का नंबर 537% से बढ़ गया 1991 के बाद, और पॉवर्टी रेट भी लगभग 20% से कम हो गया। अब ये सब तो ग्राफ्स की बातें हैं, लोग बोलेंगे कि भाई मेरा पर्सनली क्या फायदा हुआ इसमें। तो इस बजट की खास बात यही थी कि इसके चेंजेस इतने सिग्निफिकेंट थे कि आपको क्लियरली अपनी आंखों से नजर आएंगे। 1991 से पहले सिर्फ अम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी जैसी गाड़ियां हमें देखने को मिलती थी इंडिया में, पर 1995 में फोर्ड ने एंटर किया, 97 में टोयोटा ने और 2001 में स्कोडा ने एंटर किया। पहले सिर्फ गोल्ड स्पॉट, सिट्रा ऐसी कोल्ड ड्रिंक की कंपनीज देखने को मिलती थी, पर 1993 में कोका कोला ने इंडिया में एंटर किया। 1991 से पहले सिर्फ कुछ ईरानी कैफेज और ओडीपी रेस्टोरेंट्स थे इंडिया में, पर 1995 में केएफसी ने और 1996 में मैकडॉनल्ड्स ने इंडिया में एंटर किया। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सिर्फ बीपीएल और ओनिडा जैसे कुछ ब्रांड्स थे, पर 94 में सोनी ने और 95 में सैमसंग ने इंडिया में एंटर किया। 91 से पहले सिर्फ बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसे कंपनीज थी इंडिया में। फिर 1995 में हमें नोकिया की एंट्री देखने को मिलती है। पहले हम लोग सिर्फ दूरदर्शन देखा करते थे और कोई ऑप्शन ही नहीं था, पर फिर 1991 में जी टीवी और स्टार प्लस ने एंटर किया, और 1995 में सोनी और नेटवर्क 18 भी बन गए। पहले आम आदमी कभी प्लेन में जा ही नहीं सकता था, क्योंकि सिर्फ एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस जैसी फ्लाइट्स थी हमारे पास। पर फिर 1992 में ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस, 93 में जेट एयरवेज, 2004 में स्पाइस जेट और 2005 में इंडिगो और गो एयर भी इंडिया में आ गए। पहले सिर्फ एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूबीआई जैसे बैंक्स ही थे इंडिया में, पर फिर 1993 में एक्सिस बैंक आया, और 1994 में इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक भी आ गए। ऑब्वियसली सब कुछ परफेक्ट नहीं था। एग्रीकल्चर में हमें डिक्लाइन देखने को मिला 1991 के बाद, पर 1991 की सिचुएशन के बाद जहां हम खड़े हैं, ये काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ये बोलती है कि वो प्याज खाती ही नहीं है, इसीलिए उनको क्या फर्क पड़ता है प्याज के क्या प्राइसेस हो जाएंगे। इसीलिए हम सबको मनमोहन सिंह की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनका प्राइम मिनिस्टर वाला एरा कैसा भी हो, उस पर डिबेट की जा सकती है, बट वो फाइनेंस मिनिस्टर बहुत ही बेहतरीन थे।